मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 के सोशल साइंस का ये पॉलिटी का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। अब जानिए पहले इस सब के बारे में होता क्या है। साझेदारी मतलब होता है बंटवारा। सत्ता मतलब हो गया शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था कहने का मतलब ये हुआ, किसी देश के लिए शासन व्यवस्था क्या है, वो सरकार चलाती है। तो सरकार उस देश की शासन व्यवस्था को अलग अलग लेवल पर चलाती है। केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, फिर स्थानीय सरकार हो गए। फिर उसके बाद सत्ता की साझेदारी एक और तरह से होता है। तो सत्ता की साझेदारी करने के लिए एक तो हमें चाहिए कि सरकार चाहिए, और दूसरा चाहिए कि कुछ हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं। ठीक है, जैसे ये कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया और न्यायपालिका हो गया। ठीक है, तो कुछ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल या यूँ कहें कि कुछ हमारा संविधान में जो बनाकर दिया गया है जिस संस्था को, जैसे हमारा ये विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, तो ये सब भी क्या करते हैं, सत्ता में साझेदारी करते हैं। किसी न किसी रूप से हम लोग भी क्या होते हैं, सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो हम लोग सत्ता में कैसे साझेदारी करते हैं, हम लोग अपने प्रतिनिधि को भेजकर, हम लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सत्ता में साझेदारी करते हैं। हम एमएलए या एमपी को चुन के भेजते हैं तो सत्ता में साझेदारी करते हैं। स्थानीय लेवल पर हम क्या करते हैं, सरपंच या मुखिया जी को चुन के भेजते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर भी सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो अब इन्हीं के बारे में हमें सब कुछ जानना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सत्ता में साझेदारी होता क्या है, पहले इसके बाद जानिए। एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश के शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, इससे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मतलब सत्ता की साझेदारी साझेदारी कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें देश के अंदर में देश के जितने भी नागरिक हैं, देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उन सबको उसमें साझेदार बनाया जाता है। इसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में भाग लेते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में भाग लेता है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो हम क्या करते हैं, हम कोई चीज़ के जैसे जैसे ये सूचना 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 आंदोलन हुआ था, सूचना अधिकार का आंदोलन हुआ था, या जिस तरह के भी हम आंदोलन करते हैं, तो उस आंदोलन के जरिए हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसमें उसमें भागीदार होते हैं। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजकर हम अप्रत्यक्ष रूप से इसमें साझेदार होते हैं सत्ता में। आइए कुछ उदाहरण देते हैं। चुनाव में मतदान करना, चुनाव में खड़ा होना, विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाना आदि। तो यहाँ पर जो हो गया, चुनाव में मतदान करना, चुनाव में खड़ा होना, ये सब क्या है, हम प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हम अगर वो आदमी जो चुनाव में खड़ा नहीं है, वो क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनकर सरकार को भेजता है। फिर वहीं पर अगर बात करें, अलग अलग अपने हित को हम साधने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हित को, अपना मेरा हित पूरा हो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग दबाव समूहों पर भी हम क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं अलग अलग हितों से। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, अपना एक अलग संगठन बनाते हैं या एक अलग संगठन से जुड़े हुए रहते हैं, और उसके जरिए हम सरकार पर क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं। अब बात ये आती है कि सत्ता में साझेदारी जरूरी क्यों है। तो सत्ता में साझेदारी दो कारणों से जरूरी है। एक तो हमारा युक्तिपरक कारण है और दूसरा नैतिक कारण है। युक्तिपरक कारण मतलब विवेक युक्त कारण, मतलब रीजनेबल रीजन, मतलब हमारे जो मतलब समझ में आए कि हम इस कारण से हम ना सत्ता में साझेदारी जरूरी है। दूसरा होता है नैतिक कारण, मतलब मोरल रीजन, जो हम ना बहुत पहले से जो पढ़ते आए हैं, मतलब बहुत पहले से जो हमें सिखाया जाता है उसके हिसाब से होता है। तो दो तरह से हम सत्ता में साझेदारी के दो कारण हैं। एक तो हमारा युक्तिपरक हो गया और एक हो गया नैतिक कारण। युक्तिपरक क्या होता है, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अब देखिए, सत्ता का बंटवारा कर देंगे तो क्या होगा, अलग अलग जो सामाजिक समूह होगा उसके बीच में टकराव नहीं हो पाएगा। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है, क्योंकि यही सामाजिक जो टकराव है ना, वही आगे बढ़ के क्या करता है, वो समाज में अस्थिरता ला देता है। इस वजह से क्या होता है, हमारा समाज बट सकता है। अगर हम इधर नैतिक कारण में बात करें तो सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब लोकतंत्र की आत्मा है, सत्ता में अगर साझेदारी हो रहा है तो वो लोकतंत्र की आत्मा है। क्योंकि हम लोकतंत्र के बारे में जानते हैं, लोकतंत्र क्या है, ये जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है।
तो उसमें उसमें सब कुछ में केंद्र में क्या है, जनता है। तो उसी तरह से अगर हम सत्ता में की साझेदारी करते हैं तो जनता क्या होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा तो ये जरूरी है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना अधिकार होता है, तो उस अधिकार के लिए उसे सत्ता में साझेदारी होना जरूरी है। तो ये हमारे नैतिक कारण में आ गए। अब हम आते हैं दूसरा, देखिए, जिन समूहों के अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है वे अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। हाँ, सत्ता में साझेदारी होने से क्या होता है ना कि जैसे जो समूह समूह पहले क्या होता था, अतिक्रमण का शिकार हो गया हो। अतिक्रमण कहने का मतलब होता है जिसे दबाया गया हो। तो उस तरह के जो संगठन होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें सत्ता में साझेदारी मिलने से वो अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, मतलब वो अपने लिए एक अलग स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इस तरह से अगर हम नैतिक कारण में देखें तो इस तरह की नीतियों से जो लोग प्रभावित होते हैं वे उन नीतियों को रोकने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। मतलब जो सत्ता में साझेदारी साझेदारी में इससे क्या होता है ना कि जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, मतलब अगर मान लो कि किसी को अगर विशेष सुविधा मिल रही है तो वो चाहता है कि इससे इस सुविधा को वो इस सुविधाओं को दूसरे दूसरे को भी देने की कोशिश करता है। अगर मान लीजिए कि जिस कारण से उसे दबाया गया था, अगर उन सबको अगर दबाया, जिस कारण से उसे दबला कुचला गया हो, या जिस कारण की वजह से वो हमेशा पिछड़ रहा है, अगर उसी चीज़ को सरकार अगर सत्ता में साझेदारी देकर अगर उससे पिछड़ेपन को दूर करती है तो फिर क्या होगा, वो आदमी फिर क्या करते हैं ना कि वही चीज़ को अपने समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो पिछड़ापन है वो दूर हो सके। तीसरा होता है, कोई एक समूह संविधान को नहीं चला सकता, सत्ता की साझेदारी राष्ट्र को संगठित करती है। सीधी सी बात है कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, ऐसे ही बहुत सारे देश होते हैं। तो सब देशों में क्या हो सकता है कि कोई एक समूह, मतलब कोई एक राजनीतिक दल हो, या कोई एक एक धार्मिक दल हो, या कोई एक भाषाई दल हो, तो वो पूरा का पूरा शासन को नहीं चला सकता है, मतलब पूरे पूरे सरकार में उसी का वर्चस्व रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, और सत्ता की साझेदारी होने से क्या होगा, राष्ट्र संगठित होता है। अब आते हैं नैतिक में, तो नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। हम आगे आते हैं, जब सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाता है तो यह अल्पसंख्यक के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, बहुसंख्यक के लिए बर्बादी का कारण बन जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाता है ना, तो ये अल्पसंख्यक के ही परेशानी का कारण नहीं है, बल्कि ये बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण हो सकता है। क्योंकि होता क्या है, जब सत्ता में अगर सही तरह से बंटवारा नहीं किया जाएगा, अगर सत्ता में अगर सही तरह से बंटवारा नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, इससे जो अल्पसंख्यक है वो क्या करेंगे, सत्ता में साझेदारी के लिए वो विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट करेंगे, और इससे फिर क्या होगा, इससे बहुत बहुत तरह के दंगे फसाद भी हो सकते हैं। तो उन सब के जरिए क्या होगा, जो बहुसंख्यक होंगे उनकी भी बर्बादी होगी। तो इसलिए जरूरी है कि सत्ता में साझेदारी दिया जाए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को एक एक फिक्स रेशियो में उन्हें सत्ता में साझेदारी दिया जाए। फिर आते हैं नैतिक रूप से वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी है। मतलब वैध सरकार कौन, मतलब जो वैध सरकार कहने का मतलब ये हुआ कि जो सही सरकार है ना, सही सरकार वही है जो कि अपनी सत्ता में साझेदारी देता है। अब हम आते हैं आगे, माध्यम से सभी समूह जुड़ते हैं। हाँ, मतलब अगर सत्ता में साझेदारी अगर दिया जाए तो उसी माध्यम से क्या होता है, सभी समूह जुड़ते हैं। अब सत्ता में साझेदारी के रूप क्या है, तो सत्ता में साझेदारी के मुख्यतः 4 रूप होते हैं। पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी। तो सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। मतलब कोई भी एक अंग जो ना वो सत्ता का पूरा असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। इस व्यवस्था को नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। थोड़ा इस बात को समझिए सही से, क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों तीनों क्या है, ये तीनों सरकार के अंग हैं, और ये तीनों आते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन के अंतर्गत। मतलब ये तीनों आते हैं, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ये सब क्या करते हैं, ये असीमित उपयोग नहीं कर पाए। मतलब क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए विधायिका अगर कोई चीज़ गड़बड़ी कर रहा है तो उससे क्या करेगा, कार्यपालिका कार्यपालिका उस चीज़ को रोक रोक लगाएगा। फिर उसके बाद अगर उससे ना हुआ तो फिर न्यायपालिका,
मतलब ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और एक दूसरे को चेक करने के साथ साथ एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंस पॉलिसी, मतलब नियंत्रण एवं संतुलन की नीति। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का विभाजन, अलग अलग स्तर पर भी सत्ता का विभाजन होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। तो तीन हो गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार ऊपर में रहता है, राज्य सरकार आता है, फिर स्थानीय सरकार आते हैं। अब आते हैं अगला, विभिन्न समुदायों के बीच में सरकार सत्ता की भागीदारी। विभिन्न समुदायों, जातीय समूह हो गया, भाषाई समूह हो गया, धार्मिक समूह हो गया, क्षेत्रीय समूह हो गया, लैंगिक समूह हो गया, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इन सब के बीच में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा किया जाता है। अब आते हैं आगे, राजनीतिक दल तथा दबाव समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा। तो पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न हो। मतलब क्या होता है ना कि सत्ता में, मतलब शासन में, सरकार बनाने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग तरह की पार्टियां जो होती है वो हिस्सा लेती हैं और वो कभी एक बार, कभी इस पार्टी की शासन होती है, कभी अगले अगले वाले पार्टी की शासन होती है। तो इससे क्या होता है, यह सुनिश्चित हो जाता है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में नहीं रह पाती है। इसमें एक टर्म आया है, वो आया है दबाव समूह। दबाव समूह के बारे में जानिए। अपने हितों, मतलब दबाव समूह क्या होता है ना कि वो अपना हित, मतलब अपने अपने हितों के लिए वो क्या करेगा कि सरकार पर दबाव बनाता है। अपने हितों के लिए बनाए गए संगठन को हित समूह कहते हैं। ऐसे मजदूर संगठन है तो वो क्या, वो दबाव समूह हो गया कि वो जो संगठन होगा मजदूरों के हित के लिए ही काम करेगा। फुटबॉल क्लब है तो फुटबॉल के लिए, जातीय संगठन होगा तो जाति के लिए, अपने जाति विशेष के लिए ही। गांव और मोहल्ला हो गए तो ये गांव के हित के ही और ये मोहल्ले के हित के बारे में ही बताया जाएगा। मतलब अपने हित को लेकर ही आगे बढ़ेगा। हित कहने का मतलब ये हुआ कि अपना भलाई, तो अपने भलाई सब करना चाहता है तो अपने भलाई के लिए जो संगठन बनाया जाता है वही हमारा हित समूह कहलाता है। अपने हितों के लिए बनाया गया संगठन जब सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावित करने लगे तब वह दबाव समूह हो जाता है, जैसे छात्र संघ, शिक्षक संघ और व्यवसायी संघ और मजदूर संघ। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब हमारे हित समूह बने और यही हित समूह जब सरकार सरकार से सरकार पर दबाव बनाना स्टार्ट कर देती हैं, जब ये हित समूह सरकार पर दबाव बनाना स्टार्ट कर देती हैं तो अब हम उन्हें कहते हैं दबाव समूह कहने लगते हैं। और ये छात्र संघ हो गया, चाहे शिक्षक संघ हो गया, व्यवसायी संघ हो गया, मजदूर संघ हो गया, ये सब क्या है, ये सभी हमारे दबाव समूह के एग्जाम्पल है। जबकि हित समूह का एग्जाम्पल क्या होगा, फुटबॉल क्लब, जाति संगठन, गाँव और मोहल्ला, ये सब जो होते हैं, समिति, ये सब क्या होते हैं, हित समूह के उदाहरण होते हैं। अब आते हैं सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा दो आधार पर होते हैं। सत्ता का बंटवारा दो तरह से होते हैं, एक होता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण और एक होता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब ऊपर की तरफ वितरण। सबसे ऊपर में हमारा रहता है केंद्र सरकार, फिर उसके बाद आता है राज्य सरकार और तब लास्ट में आता है पंचायत सरकार, मतलब पंचायती राज। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या होगा, केंद्र सरकार, तब राज्य सरकार, तब पंचायती राज। इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या बोलते हैं इसे, ऊर्ध्वाधर वितरण बोलते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तरों की सरकारें होती हैं। ठीक है, उच्चतर में हो गया केंद्र सरकार, निम्नतर में हो गया पंचायती राज। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। हाँ, इसमें जैसे पंचायती राज क्या होगा, ये राज्य के अंतर्गत काम करेगा और राज्य किसे, केंद्र के अंतर्गत काम करेगा। दूसरी तरह का विभाजन है वो है सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो ये होता है सत्ता का क्षैतिज वितरण के अंतर्गत क्या होता है, ये इस तरह के वितरण होते हैं। पहले आते हैं कार्यपालिका आ गया, पहले आ गया विधायिका आ गया, फिर कार्यपालिका आ गया और फिर न्यायपालिका आ गया। तो देखिए इसमें क्या हो गया, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहते हैं, मतलब सबका वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो, सबका शक्ति एक ही रहता है और वो सबके शक्ति जो रहते हैं वो अपने अपने शक्ति से बाहर नहीं जा सकता, रहकर अपना शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। मतलब बता ही दिए थे कि क्या करता है, ये सब एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और करने के साथ अगर कोई कोई अपने अधिकार से क्षेत्र से दूर जाता है तो दूसरा वाला क्या होता है, उसे रोकता है। जैसे अगर मान लीजिए विधायिका ही क्या करे, वो अगर कानून अगर वो विधायिका अगर क्या करे, न्याय देना स्टार्ट करते तो न्यायपालिका क्या करेगा, इसे रोकेगा। कार्यपालिका अगर न्याय देना स्टार्ट करे तो न्यायपालिका और ये विधायिका दोनों मिलकर इसे रोकेंगे।
तो इस तरह से क्या होता है ना कि ये चेक करता है और चेक करके बैलेंस करता है, तो इसी को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस। बढ़ते हैं आगे। सत्ता में क्षैतिज वितरण के लाभ। हाँ, सत्ता में क्षैतिज वितरण के क्या लाभ होते हैं, इसको देख लीजिए। सत्ता के क्षैतिज वितरण से सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। एक ही स्तर पर रह गए कार्य, ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही स्तर पर है और एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत सरकार का कोई भी अंग अपनी सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं। असीमित उपयोग कर ही नहीं सकता, ये कभी भी इसके दायरे में नहीं जा सकता, ये कभी भी इसके काम में नहीं जा सकता। इसका जो वर्क जितना दिया गया है, जितना इसका शक्ति है उतना ही काम करेगा ये, और ये कभी भी अपने शक्ति से दूर नहीं जा सकता। अब हम आते हैं आगे बात, भारत में सत्ता के क्षैतिज वितरण। भारत में जो सत्ता का ये क्षैतिज वितरण है, इसके अंतर्गत कार्यपालिका हो गया, सॉरी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका देखिए, देश या राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था होती है, विधायिका होती है। देश और राज्य के लिए कानून बनाने का काम कौन करती है, विधायिका करती है। कार्यपालिका क्या करती है, ये कानून को लागू करवाने का काम करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, देश या राज्य में संविधान एवं कानून के अनुसार सरकार चल सके इसके लिए न्याय देने का काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। अब हम आते हैं केंद्र में क्या होता है, केंद्र में विधायिका का काम करता है संसद, और संसद के अंतर्गत आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। संसद है, संसद के अंतर्गत आ गया लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसी तरह से राज्य में होता है विधानमंडल होता है, ठीक है। विधानमंडल के अंतर्गत भी दो आते हैं, एक आता है विधानसभा और एक आता है विधान परिषद, ठीक है। उसी तरह से अब हम देखते हैं कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका में जो केंद्र में कार्यपालिका होता है वो होता है राष्ट्रपति, पीएम और मंत्रिपरिषद। ये सब क्या करते हैं, ये सब कार्य को लागू करवाते हैं। मतलब जो यहाँ पर से जो कानून बना है उस कानून को लागू करवाने का काम कौन करते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्य में कौन करते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। अब आते हैं न्यायपालिका में देखते हैं। तो प्रत्येक एक हमारा क्या होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, एक उच्चतम न्यायालय होता है, जो अभी दिल्ली में है, तो वो हमारा उच्चतम न्यायालय हो गया। ये क्या करता है, पूरे देश के मसले को ये पूरे देश के लिए ये न्याय व्यवस्था ये करता है। फिर उसके बाद प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय होता है। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी न्यायालय होते हैं। फिर उसके बाद उससे नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है, ग्राम कचहरी भी होता है। तो ये सब के सब क्या होता है, ये सब के सब न्यायालय के अंतर्गत आते हैं और इस सब के जरिए न्याय दिया जाता है। अब आते हैं परिभाषित शब्द पर। तो इसमें परिभाषित शब्द है वो है चातुर्यपूर्ण। चातुर्यपूर्ण कहने का मतलब हुआ प्रूडेंशियल, मतलब बुद्धिमानी से कोई काम जब हम करते हैं ना तो उसे को बोलते हैं प्रूडेंशियल, मतलब आगे का ख्याल रखते हुए। प्रूडेंट वर्ड जो है ना वो मतलब हम कोई चीज़ आगे का ख्याल रखते हुए, मतलब कुछ चीज़ जैसे आगे क्या होगा नहीं होगा इसका ख्याल रखते हुए जब हम किसी चीज़ को सही तरह से यूज करते हैं ना तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है प्रूडेंशियल होता है। अब इसके बारे में जानिए। बुद्धिमानी पर आधारित अथवा इस बात की गणना करना कि क्या खोया क्या पाया, मतलब क्या हमें मिला और क्या हमने खोया। तो इस आधार पर जब हम बुद्धिमानी पूर्वक निर्णयों में अक्सर अंतर होता है उन निर्णयों की तुलना में जो केवल नैतिक आधार पर सोच विचार के कर लिए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम कोई नैतिक आधार पर अगर हम सोच विचार के कोई कर रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं और कोई निर्णय हम चातुर्यपूर्ण तरह से मतलब बुद्धिमानी पूर्वक कर रहे हैं तो इसमें बहुत अंतर होता है। मतलब जो हम सोच विचार के निर्णय लेते हैं वो और जो हमने नैतिक रूप से मान के निर्णय लेते हैं वो दोनों में बहुत बहुत अंतर होता है। क्योंकि सोच विचार के हमारा जो लिया गया निर्णय होता है, जो बुद्धिमानी भरा जो निर्णय होता है वो क्या करता है ना, वो हमेशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जबकि जो हम नैतिक आधार पर ही हम कुछ चीज़ को सोच विचार को मान लेते हैं तो वो हमें क्या करता है, वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता है। अब हम आते हैं गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन की सरकार के बारे में जानते हैं कि जब एक पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं होती है तो क्या करती है, 2-3 पार्टियों से गठबंधन बना लेती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार। गठबंधन करके और वो सरकार में बन जाती है। वैधानिक सरकार क्या होता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। वैधानिक सरकार वह है जिसमें नागरिकों की भागीदारी से सत्ता प्राप्त की जाती है, जो एक तरीके से
एक तरीके के साथ चलती हैं। मतलब वैधानिक सरकार मतलब वही हुआ कि नागरिकों के भागीदारी से सत्ता प्राप्त की जाती है, मतलब नागरिक उसमें भाग लेकर और सरकार को चुनती है, तब उसे हम कहते हैं कि वो वैधानिक सरकार है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए और इन सब क्वेश्चन को बनाना है। जितना भी हमने ऊपर पढ़ाया है वही सब क्वेश्चन क्वेश्चन के रूप में नीचे दिया गया है, तो इसे बनाने हैं। एक बार सब क्वेश्चन को देख लीजिए, सब क्वेश्चन को लिख लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट